प्यारे दोस्त सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 10 जिसमें चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर का नाम क्या हुआ? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज इसके संक्षेप और एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स अपने हाथ के द्वारा लिखे हुए हैं और इसी को आज हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? तो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो फ्रांसीसी कलाकार का नाम क्या था? तो फ्रेडरिक सरियू 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसने सपनों का एक संसार रचा जिसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। इस श्रृंखला में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को एक महिला का रूप प्रदान करते हैं, जिसमें एक हाथ में ज्ञानोदय का मिसाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। एक महिला के 2 हाथ होते हैं, जिसमें पहला हाथ में ज्ञानोदय का मिसाल है और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। प्रतिमा के सामने जो मूर्ति होते, प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष, जो उस संस्थान को जो ध्वस्त किया गया, उजाड़ दिया गया है, उसके संस्थान के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े थे। फ्रेडरिक सरियू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों समूह में बटे हुए हैं। इसकी पहचान कपड़ा और राष्ट्रीय पोशाक से होते हैं। पहचान किससे करते हैं? कपड़ा और राष्ट्रीय पोशाक से है। इस जुलूस का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जाता है। फ्रांस का पहचान किससे होता है? एक क्रांतिकारी तिरंगे से पहचान होता है फ्रांस का। जर्मनी का पहचान होता है काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। जर्मनी के लोग क्या थामे हुए? तो लाल, काला, सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। सन 1848 में उदारवादी अभिव्यक्ति द्वारा अनेक जर्मन भाषाई रियासतों के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोग के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग हैं। चित्रकार ने ईसा मसीह, संत, फरिश्ते का इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के रूप में किया। चित्रकार ने भाईचारे को प्रतीक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? तो ईसा मसीह का, संत का, फरिश्ते का। 19वीं सदी के दौरान यूरोप राष्ट्र की एक ऐसी ताकत बनकर उभरा कि जिसमें राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पे राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। पहले यूरोप में बहुराष्ट्रीय राजवंश साम्राज्य के स्थान पे अब नया राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें क्षेत्र में प्रभुसत्ता एक केंद्र शासित शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र
राज्य में न केवल उसके शक्तियों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, इतिहास और विरासत की भावना थी। साझेपन की भावना संघर्ष नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सन 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिपत्य था। अधिपत्य का मतलब होता अधिकार था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। कहने का मतलब हो गया राजतंत्र से प्रभुसत्ता जो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित यानी फ्रांसीसी नागरिकों के बीच में आ गया, हस्तांतरित हो गया। फ्रांस के क्रांतिकारी ने घोषणा की कि अब लोग द्वारा राष्ट्र की गठन होगा, अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और इसकी नियति तय करेंगे। अब नियति कौन तय करेंगे? तो फ्रांस के राष्ट्र के लोग। प्रारंभ से ही फ्रांस क्रांतिकारियों ने ऐसा अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है, जैसे पितृभूमि और नागरिक का अधिकार। इन विचारों से एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया गया। इसमें एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। नया फ्रांसीसी झंडा क्या था? तो तिरंगा चुना गया। तिरंगा को इंग्लिश में बोलते हैं द ट्राइकलर। नया झंडा से पहले के राजध्वज की जगह ले ली। फ्रांसीसी जो झंडा थे उसके पहले राजध्वज एक झंडा था फ्रांस में, उसके जगह कौन ले लेता है? तो फ्रांसीसी झंडा जिसका नाम होता है तिरंगा, इंग्लिश में द ट्राइकलर। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। नेशनल असेंबली में राष्ट्र के नाम पर नई संस्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून, आंतरिक यातायात निर्यात, नागरिकों के लिए समान कानून, आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। कोई भी वस्तु आने जाने में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित करके पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी। अब भाषा कैसा हो गया? तो फ्रेंच हो गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, आगे चलकर राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह घोषणा की कि पहला नंबर में फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य है कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त किया जाए। क्रांतिकारियों का पहला घोषणा क्या था? तो पहला घोषणा था कि फ्रांसीसी राष्ट्र का लक्ष्य है कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराया जाए। दूसरा घोषणा है कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद देगा। अब तीसरा पॉइंट है, फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्ग के समुदाय जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना कहाँ पे हुई? तो यूरोप में। कहाँ पे हुआ? यूरोप में। और किसके घटना से प्रेरित हुए? तो फ्रांस की घटनाओं से प्रेरित हुए। फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा
तब जाके छात्र और शिक्षित वर्ग के सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। इस तरह की गतिविधियों और अभियानों से फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार हुआ। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली में क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ फ्रांसीसी सेना राष्ट्रवाद की विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया उसमें उन अनेक सुधारों की शुरुआत किया। कौन? तो नेपोलियन। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। नेपोलियन प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेशन किया ताकि पूरा व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 की नागरिक संहिता को आप किस नाम से जानते हैं? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इसमें जन्म के आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा संहिता? तो नेपोलियन की संहिता में अब जन्म के आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेपोलियन की संहिता में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में लागू किया गया। नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को लागू किया गया, जैसे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। इन सभी देशों में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। पहला काम हुआ। दूसरा है सामंती व्यवस्था को खत्म किया। तीसरा है किसानों को भूदास्त्व और जागीरदारी शुल्कों को मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघ के नियंत्रण से हटा दिया। शहरों में कारीगर जो मिस्त्री होते हैं, शहरों में भी कारीगर के श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटा दिया। कहने का मतलब हो गया कारीगर के जो ठेकेदार होते हैं उसको नियंत्रण को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया। किसानों, कारीगरों, मजदूर और नए उद्योगपति को आज़ादी मिली। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगपति और सामान बनाने वाले लघु उत्पादक और उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उद्योगपति और लघु उत्पादक ने एक समान कानून, मानक भार, नाप, किसी वस्तु को नापने के लिए नाप का प्रयोग करते हैं, मानक भार वजन करने के लिए, मानक भार, नाप, और राष्ट्रीय मुद्रा का मतलब हो गया पैसा। एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक स्थान से दूसरे स्थान में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। इससे व्यापार अच्छी खासी चलेगी और बिजनेस करने का मतलब व्यापार और आसानी होगी।